बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिस शख्स को बुलाने जा रही हूँ, सबसे पहले तो मुझे उनसे डर ही लगता है, क्योंकि आज तक उनके सामने ज्यादा बोलते नहीं है, स्ट्रिक्ट भी नहीं हूँ। तो आज देखो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको नाम लेके मैं उनको मंच पे आमंत्रित करूंगी। तो मैं जनता दल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार गोविल जी, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी का त्याग कर देश में समाज में अपने अंतिम सांस तक कार्य करने का दृढ़ संकल्प लिया। इसके फलस्वरूप उन्होंने जिन जिन कठिनाइयों का सामना किया वो तो हम सब लोग भली भांति से जानते ही हैं। तो लेकिन उनकी हिम्मत, उनका जज्बा और उनके इरादे कभी कम नहीं होते। तो मैं सर के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। मंजिलें मिलेंगी भटककर ही सही, मंजिलें मिलेंगी भटककर ही सही, मुलाकात और मोह में जो फंसे निकलेंगी नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी सुरेश कुमार गोविल जी आए और अपने विचार रखे। सब लोग बहुत बहुत तालियों से उनका स्वागत करेंगे जब तक वो यहाँ आएंगे। आदरणीय यमुनानगर से पहुंची हमारी मानव अधिकार मोर्चा की पूरी टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जनता दल संगठन के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जनता दल संगठन का पूरा परिवार आज आपका यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता है। आपने आगे से हमारी इज्जत और सम्मान समाज के लिए आपका जनता दल संगठन तहे दिल से आभारी है। और हमारे बीच में हमारे पदाधिकारी जिनको बड़ा ही कम समय मिलता है इन सुहाने अवसरों को बुलाने का या मतलब जो एक साथ शरीक होने का, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं और हम सब जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कहीं ना कहीं व्यस्तताओं में और समय के अभाव में हम एक दूसरे से बड़ी कम मिल पाते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है और मजबूती की बात है, यूनिटी की बात यह है कि जब भी संगठन को कहीं पर भी किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती थी, पूरी टीम एक साथ खड़ी हो जाती है और सारे काम पीछे छोड़ा जाते हैं। सबसे पहले जो दायित्व लोगों को दिया जाता है, जितने भी सदस्यगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी अपने जिले निभाते हैं। मैं अपनी जनता दल संगठन की पूरी टीम का, जिन्होंने आज मुझे ये सम्मान दिया इस मंच के माध्यम से, तहे दिल से जनता दल संगठन के सभी सदस्यों का, पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे मान सम्मान दिया, जो भरोसा मुझे बनाए रखा हुआ है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्यारे बच्चों ने हमारे बीच में आप सबने देखा होगा बहुत अच्छे, ये आने वाले कल का सूर्य प्रधान जी ने बताया, आने वाले कल का भविष्य है, क्योंकि इन्हीं का है। हम जो आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो आज यहाँ पे ये रणनीतियां तय कर रहे हैं, हम जो आज यहाँ पे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, देश में प्रगतिशील होने के लिए अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, ये आने वाले कल का उनका भविष्य है, ये आने वाले कल की पीढ़ी है, उन्हीं के कंधों पे आने वाले देश का भविष्य, उनका भार सुरक्षित रहेगा, ये हमारे देश का भविष्य है। साथियों, आप सभी ने बारी बारी से चूंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की 78वीं स्थापना दिवस है। आजादी के 78वें स्थापना दिवस पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सब जानते हैं इस आजादी के बारे में जितनी भी चर्चा करें वो कम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी चर्चा दिन रात जितने भी हम करेंगे कम है, क्योंकि लाखों अनगिनत असंख्य लोगों ने, जिनकी संख्या ही गिनती में नहीं होती, इतने हैं, क्योंकि वो है जो सामने है, जो याद आए वो लिखित है। ऐसे कितने हैं, लाखों हजारों करोड़ ऐसे भी रहे हैं जो आज तक इतिहास में दबे पड़े हुए हैं, जिनका आज तक नाम कहीं नहीं आया है। ऐसे वो सूरवीर हैं जिन्होंने इस आबो हवा को, इस आजादी को हमें दिलवाया कि आज आप और हम यहाँ पर एकत्र होकर इस आबो हवा में, इस जश्न आजादी में शामिल हुए हैं। उन सभी को इस मौके पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, इस पेड़ के माला में 4 मोती हैं
इस प्रेम की माला में 4 मोती हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अनमोल ज्योति है जो आपस में मिलकर के रहते हैं। और कुछ दिन से देश में माहौल कुछ ऐसा बदल गया है कि हम लोग जाति में बढ़ गए हैं। जिन लोगों ने इसे आजाद कराया था उन्होंने जाति उठन से उपयोग करके आजाद करवाया था, आजादी दिलवाई थी। जिस समय देश गुलाम था उन्होंने कभी भी ना तो अपनी जाति को आगे रखा था, ना ही समाज को आगे रखा था, ना ही अपने स्वाभिमान का अगर आगे रखा था तो देश के स्वाभिमान को रखा था। सबसे पहले उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, धर्म और जातियां पीछे रह गई थी। लेकिन आज देश में कुछ लोग, कुछ उपद्रवी लोग देश में आज जातियों का चेहरा भूल गए, जो अपने आप में हमें विनाश की तरफ ले जाना चाह रही है। इस पे बहुत ही गहन चिंतन से, बहुत ही गहन विषय से इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे देश के अंदर जो अराजकता का माहौल बना है, सांप्रदायिक दंगे भड़ गए हैं, इनकी वजह क्या है और उनके जिम्मेदार जो लोग हैं उनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। यदि हम यहाँ पे चर्चा में जाएंगे, विस्तार में जाएंगे, तो मेरे ख्याल में हम इस बारे में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय हो जाता है जहां पे अगर हम चर्चा करने बैठते हैं तो दिन हो या रात, जितनी मैं चर्चा करूं उससे ज्यादा आप उसके बारे में जानते हैं। चाहे तो महिलाओं की बात ले लो, चाहे रोजगार की बात ले लो, और चाहे देश में बढ़ते हुए संगठन की कोई बात ले लो, जिस भी क्षेत्र में जाओगे हर क्षेत्र में हर आदमी अलग अलग क्षेत्र में अपनी लड़ाई के लिए लड़ा, कोई एक साथ खड़ा होकर के लड़ाई को लड़ने का काम नहीं कर रहा, जो कि देश की यूनिटी का संकेत नहीं है। देश में विभाजनकारी नीतियां पैदा होगी, जिस कारण हमारे देश का जो विकास है वो रुक गया है। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु है, भविष्य में भी विश्व गुरु रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने देश में जो जहर बोल दिया उस कारण से हम एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि इनसे अलग हटकर अगर हम सोचें तो मेरे ख्याल में हमें इतने सोचने की जरूरत नहीं पड़ने की। देश में क्या हो रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने, जब देश आजाद हुआ, उन्होंने संसद में खड़े होकर के एक बात कही थी कि हमें देश की जितनी भी जातियां हैं जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ करती है उसके बारे में सबसे पहले सोचना पड़ेगा। यदि हमें देश का विकास करना है तो हमें उस व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा जिस पर वो योजना नहीं पहुंच रही। हमें उस महिला के बारे में बात करनी पड़ेगी जो शिक्षा और उससे चिकित्सा और रोजगार से वंचित है। हमें उस व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा जो आज तक रोजगार को छोड़ दीजिए, अधिकार को छोड़ दीजिए, शिक्षा से ही वंचित है। हमें उन महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा जो देश के इस नियम मजबूत करने में सबसे पहले खड़ी होती है। हमें उन नौजवानों के बारे में सोचना पड़ेगा जिन नौजवानों के बदौलत आने वाला देश का भविष्य सुरक्षित होगा। यदि हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो मेरे ख्याल से हम देश को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। हमने जब संविधान लागू हुआ, हमारे देश के संविधान लागू हुआ, क्योंकि जो आज देश के अंदर में अराजकता फैल रही है, हम आरक्षण के नाम पर लड़ रहे हैं, हम रोजगार के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही जरूर हो गई है। बाबा साहब ने संविधान जब लागू हुआ और संविधान में एक बात कही थी, संसद में खड़े होकर उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान चाहे कितना भी बुरा हो, संभवतः अच्छा ही साबित होगा यदि उसे इस्तेमाल में लाने वाले हाथ अच्छे होंगे। और उन्होंने उसके साथ कुछ लाई गई थी कि संविधान चाहे जितना भी बुरा होगा, यदि उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग होंगे तो वो संभवतः बुरा ही साबित होगा। और आज देश में जो आप देख रहे हैं, जो लोगों को जातियों के नाम पर बांट दिया गया, जो लोगों को शिक्षा से वंचित करने के लिए जो काम कर रहे हैं, कभी हम देखिए यहाँ पे बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों से बांग्लादेश में विभाजनकारी नीतियां चली, उपद्रव फैले, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे तरह तरह के मतलब वीडियो आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जिनसे लगता है कि देश में अभी मतलब ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा कि लोग जाति में बढ़ करके एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ वीडियो है जिन लोगों को देख करके, जिन लोगों को देखने के बाद ये पता लगता है कि भाई फला देश में ये हो रहा है, सवाल पूछने का ये भी होता है कि हम उनकी चिंता कर रहे हैं कि फला देश में उपद्रव हो रखे, वहां पे विभाजन करें नीति हो रखी, लेकिन हम अपने देश के बारे में नहीं सोचते। जिन लोगों ने वहां पे दंगे फैलाए हैं वो हमारे देश में मेहमान बन के बैठे हुए, जिन लोगों ने वहां दंगे फैलवाए हुए हैं, जिन लोगों की वजह से हमारे देश की बहु बेटियों की और मान सम्मान पे ठेस आई हुई है, हमारे वहां लोगों को, देशवासियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, या उनके साथ में अभद्रता की जा रही है, हम उन लोगों को अपने घर में पनाह दे रहे हैं, आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं उनका। ये हमारी नीति है क्या? नहीं रही है।
मुझे बताइए, हम और आप यहाँ लड़ रहे हैं कि वहाँ बांग्लादेश में हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और यहाँ पे उन लोगों को बुला करके, उन्हीं लोगों को बुला करके यहाँ पे उन्होंने हमारा मेहमान नवाजी करवाई जा रही है, उनसे उनकी मेहरबानी की जा रही है। अब मुझे बताइए, वो तो कार्यक्रम में ज्वाइन करेगा, हम और आप आपस में लड़ेंगे, क्योंकि ये बात समझनी पड़ेगी। यदि अगर आप ये बात नहीं समझे तो देश भागे घूटेगा और देश में विभाजनकारी नीतियां तय होंगी जो उनका कोई भी अंत नहीं हो सकता। ये हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, आप साथियों कहीं भी जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले, देश का हर आदमी, हर नौजवान आज रोजगारग्रस्त है। देश में अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा में चलिए, किसी भी स्कूल को ले जाएगा, गरीब आदमी का आज भी हुआ है, गरीब आदमी शिक्षा से वंचित होता जा रहा है दिन ब दिन। उच्च शिक्षा मेरे ख्याल में गरीब आदमी के बच्चों से बहुत दूर होती चली जा रही है, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, जिस पर चर्चा करनी चाहिए, जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। जितने भी हमारे देश के निजी स्कूल हैं, यदि हम उन पर गहराई से जाकर विश्लेषण करें, अगर इनको नहीं करें, मेरे ख्याल में जो शिक्षा अधिनियम कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूलों में 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगर आप इसकी इंक्वायरी करने जाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी प्राइवेट स्कूल इस नीति को फॉलो नहीं कर रहा होगा, कोई भी इसमें काम नहीं कर रहा होगा। इसकी आप आरटीआई डाल के पूछे तो मेरे ख्याल में कोई नहीं करने वाला। और जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति आप सब जानते हैं, प्रधान समिति में हमारे यहाँ बैठे भी हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा डिजिटल सिग्नेचर की सिस्टम शुरू किया था, आप सब जानते हैं, बड़ा हल्ला हुआ था उसमें लेकर के। सारे शिक्षकों ने धरना भर दिया कि हम डिजिटलाइजेशन शुरू नहीं करेंगे। क्यों? कहीं ना कहीं लगता मेरे अंदर शोर है। सरकारी महकमों में जिस कदर से भ्रष्टाचार और मतलब क्या बोलते हैं व्याभिचार क्या है, उसकी मैं मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। और शायद यही कारण है जो मैं कहना नहीं चाहिए, मुझे आज तक मात्र ये बात कही नहीं है, लेकिन आज मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं प्राइवेट को जो जन्म दे रहा है, निजीकरण को जो जन्म दे रहे हैं, वो सरकारी कार्यालयों में बैठे हुए कर्मचारी दे रहे हैं। इसको दोषी में माना चाहिए कि मैं भी सरकारी कर्मचारी रहा हूं और आप सब रिटायर्ड हैं, और वो लोग भी हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जो सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे? ईमानदारी से अगर हम इस बात पर तय करें, मैं बोल रहा हूँ, अगर इस बात पर तय कर लिया जाए, पूछ लिया जाए कि सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान कितनी प्रतिशत ड्यूटी करता है, तो मेरे ख्याल उसको पता लग जाएगा कि उसने अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान कितनी सरकारी ड्यूटी की होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर आदमी, हर कर्मचारी भ्रष्ट है, हर आदमी निकम्मा है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये देश जीता हुआ भी है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक है। ये मैं आपको बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले की बात है गुरुजी, मैं बैंक में गया। आप यकीन मानिए, बैंक में गया, मेरे पास में कॉल आई कि सर आपका जो अकाउंट है वो ओवरड्यू हो रहा है। मैं गया, सर ओवरड्यू हो रहा, क्या बात है, कुछ कर्जा तो मैं किसी से लिया नहीं है। हाँ मेरा लोन जुड़ जाता, पर्सनल लोन मैं SBI से लेता हूँ। ठीक नहीं जी, आइए आप बात कीजिए। मैं जो आपको बताना चाहिए वो डिफेंस लीजिए आप। मैं जो आपको बात की, क्योंकि वो बात दिमाग में आती है ना, क्योंकि आदमी हर आदमी खड़ा होता है और सरकारी कर्मचारी को कोसना शुरू कर देता। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ये अभी की बात है दर्शक साहब, पिछले हफ्ते की। मैं वहां पे गया, उन्होंने कहा कि आपका 4000 रुपये ओवरड्यू हो रखा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, क्या करना, मेरे पास तो किसी का खर्चा है ही, बोला नहीं तो शो है या कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर हमारे कुछ साथी पीछे बैठे, उन्होंने पता किया, उनके माध्यम से वो डिटेल निकलवाई पढ़ाई, और डिटेल निकलवाने के बाद में मैं वहां पे बैंक में गया। और बैंक पे गया, देखिए बैंक में जाने के बाद में मैंने मैनेजर साहब से बात की, मां सर ये 4000 रुपये ओवरड्यू जो मेरी तरफ निकल रहे हैं ना, मतलब मुझे देना है आपको। बोला हाँ जी दे दीजिए, कोई बात नहीं। बोला सर मुझे ये तो बता दीजिए कैसे है। बोला जब आपको इस बात का बताइए, आप दे दीजिए, जमा कर दीजिए। मैं बोला सर कोई बात नहीं, जमा कर देता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये इसका अकाउंट नंबर है सर, आप मुझे इसकी थोड़ा डिटेल दे दीजिए। उन्होंने उसकी डिटेल निकाली। अब देखिए उनकी डिटेल निकालते ही या तो 4000 रुपये मुझे के पास जमा कर देते हैं, वो आप लग देखिए मेरा कि वो 4000 रुपये मुझे ही बैंक देने हैं। जो मुझे कह रहे थे कि मैं उनको 4000 रुपये दूंगा, वो 4000 रुपये बैंक ने मुझे देने वापस। और गजब की बात है प्रधान जी, जब मैं उनसे कहने लगा कि भाई ये 4000 रुपये मेरे बनते हैं, आप मुझे दे दीजिए। बोला देखिए जी भाई साहब ये 4000 रुपये आपको नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? बोला ये आपका महाराष्ट्र का अकाउंट है, ये पैसा वहां जाके लेना पड़ेगा आपको, यहाँ नहीं। मैं बोला मैंने साहब गजब की बात है, अभी मैं 4000 रुपये मेरी तरफ आपके निकल रहे थे, आप 70 रुपये जमा करवाने के लिए कह रहे थे, और जब मेरी दिन बारी आई तो मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। ये सरकारी तंत्रों में बैठा हुआ जो भ्रष्टाचार है, ये निकम्मापन है। यही कारण है कि जो देश के अंदर में निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है,
यही कारण है कि देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं बदलने के कगार पर है। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि एक भी टीचर अगर शिक्षा के नाम पर में सही तरीके से काम करता हो। मैं बता दूं कितने कॉलेज हैं जहां पर जाते हैं कि मानिए प्रधान जी, जो शिक्षा का जो मानक है वो तक पूरी नहीं है। किसी भी कॉलेज में सरकारी स्कूलों में जाकर देख लीजिए, किसी में भी अगर आपको वो मानक मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। किसी को ये भी तक नहीं पता है कि सरकारी शिक्षा के और शिक्षकों पर छात्रों के और शिक्षकों के मानक कितने हैं। यकीन मानिए इस तक का नहीं पता। अब बताइए उनका स्तर क्या होगा। सरकार की तरफ से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार की कमी है, कोई मना नहीं करता, सरकार की तरफ से फंड भी आता है, सारी सुविधाएं भी आती हैं, लेकिन निगम में बैठे हुए कर्मचारी उन ना तो बच्चों तक वो सुविधा पहुंच पाती है, ना उचित स्तर की वो शिक्षा पहुंच पाती है जिसको देश के भविष्य की जरूरत है। किसकी कमी हो जाती है? वो कमी हो जाती है। अब उनके चलते वो लोग भी मुस्लिम करार हो जाते हैं, दोषी करार हो जाते हैं जो अपने ईमानदार है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है सरकारी स्कूल में, ऐसी बात नहीं है। और जिनकी बदौलत ये देश चल रहा है सुरक्षित हाथों में भी है। आप थोड़ा 2 साल अगर पीछे जाएंगे, कोरोना काल में आपने देखा होगा, कोरोना काल में देश का एक भी निजी संस्थान नहीं खुला था। देश के एक भी निजी संस्थान ने देश के किसी भी इंसान को सहयोग नहीं किया होगा। अगर किया भी होगा तो 2 रुपए का है, 100 रुपए क्या होगा अगर किया होगा। काफी लोग, कितने लोग होंगे, सैकड़ों लोग इतने लोग जो ऑक्सीजन के चलते, मैं ऑक्सीजन के चलते अपनी जान गंवानी होगी। वही देश के सरकारी कर्मचारियों ने सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक, डॉक्टर से लेकर डीएम तक, और डीएम से लेकर इंस्पेक्टर तक, और इंस्पेक्टर से लेकर हवलदार तक, हर देश का वो सरकारी कर्मचारी जिन्हें सरकारी कर्मचारी का देश के साथ रहा था उस इमरजेंसी काल में। आप सब जानते हैं इस बारे में, फर्क है दोनों में। लेकिन उन लोगों की पहचान नहीं हो पाती। सिर्फ चंद लोग हैं जिनकी वजह से पूरा सरकारी स्ट्रक्चर धूल घोषित हो जाता है। इन पे गहन चिंतन करने की जरूरत है। यदि उन पे गहन चिंतन कर लिया जाए और उनके बारे में सोच के चलिए, ये मैं ये सोचूं कि भाई मेरी ड्यूटी है 8 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती होगी साहब, और मैं सोचूंगा अपने 8 घंटे ईमानदारी से सरकार को दे दूं जिसके बदले मुझे तनख्वाह मिल रही है। मेरे ख्याल में कहीं भी ना तो देश को कोई पेंडिंग ना मिलेगा, ना ही कचहरियों के अंदर में वो जो बंडल ढेरों लगेगा लाखों केसों के वो मिलेंगे आपको, और थाने में ना तो आपके न्याय में कोई कमी होगी, और जिला अधिकारी न ही आप किसी आपको कोई कार्य अधूरा मिलेगा, ना ही किसी भी क्षेत्र में शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, किसी भी क्षेत्र में आपको कमी नहीं मिलेगी। यदि देश का जितना भी सरकारी तंत्र में बैठा हुआ अधिकारी कर्मचारी एक दिन भी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर जाएगा। और अगर उन लोगों को इस बात का जरा सा भी भान हो जाए, जिस समय रिटायर हो जाते हैं वकील साहब, इस बात का एहसास हो चुका होता है उन लोगों को, और तब पता लगता है। और देखिए देश नहीं जिम्मेदार है इस बात का, इस बात के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि देश ने हमको सब कुछ दिया है, जिन्होंने हमें आजादी दी है, आजादी के साथ में उन्होंने हमें हक और अधिकार भी दिए हैं। हक अधिकारों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, ना कि सरकार की। हम ही उनको एहसास दिलाते हैं। यदि बीजेपी में, अभी प्रधान जी ने बताया 5 साल से मसला कर रहे हैं, यदि बीजेपी में जो यहाँ पे 2012 में बन के खड़ा हो चुका था, बहन जी के शासनकाल में वकील साहब ये बना था, कहना चाहिए वो कहकर बोलता अपने मुंह मिठू गया, बनना नहीं चाहिए, लेकिन बात उन संघर्षों की आ रही है या उन योगदान की आ रही है कि सारे काम हमें करने पड़ते हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँ कि उनकी कान में फूंक मारनी पड़ेगी, किनकी? जो ऊपर बैठे हुए सरकारी तंत्रों में बैठे हुए फूंक मारे। आप फूंक तो मारिए। किसी शायर ने कहा कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यार। जिस दिन जनता देश संगठन ने जिस दिन पीजीआई का बीड़ा उठाया, ये बात सही है कि हमने 3 साल सड़कें तोड़ के रख दी जिला सहारनपुर की। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जनता देश संगठन का कोई भी कर्मचारी, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी सदस्य अगर बैठा हो जब तक इसमें शामिल है। और मेरे ख्याल में वकील साहब हजारों चिट्ठियां देश के प्रधानमंत्री को और राज्य के मुख्यमंत्री को मेरे ख्याल में संगठन ने पहुंचा दी होगी, जिले भर में आम आदमी से साइन करा करके। और जब ये एक दिन वो भी था वकील साहब, जब देश के पीएम कार्यालय से और सीएम कार्यालय से मेरे पास में कम से कम 8-10 को डेली आया करते थे। बोला फौजी साहब जो पीजीआई का आपका मसला था वो हल हो गया। मैं बोला नहीं सर अभी तक नहीं हुआ। मैं बोला सर मुझे बताइए आप कौन बात कर रहे हैं, जो मेरे साथ रियली हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दूसरों की सुनी सुनाई नहीं कहता हूँ। मैंने कहा सर आप मुझे बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? पीएम कार्यालय से बात कर रहे हैं। मैं सर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप पीएम कार्यालय से ही बात कर रहे हैं? बोला सर आपको ये यकीन रखना पड़ेगा, मैं पीएम कार्यालय से ही बात कर रहा हूँ।
मैंने कहा मेरे पास में डेली 8-10 कॉल आती है। बोला जी हाँ आती होंगी, ऐसी बात नहीं, कॉल आपकी आती क्योंकि आपकी चिट्ठियां लगातार पीएम कार्यालय पहुंचती है और हमारी ड्यूटी है उनकी समीक्षा करना और जवाबदारी बनती है हमारी, ताकि हम रिपोर्ट आगे सबमिट कर सकें। मैं बोला सर मुझे बताइए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ क्या आप मुझे अपना शुभ नाम बता सकते हैं? बोला सर हमारे प्रोटोकॉल में नहीं। मैं बोला सर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे ये बताइए, क्योंकि वो सिक्योरिटी कवच है, वहां पे हर कॉल रिकॉर्ड होती है। मैं बोला सर आप मुझे बताइए क्या ये कॉल रिकॉर्ड होगी? अब जी हाँ बिल्कुल होगी। मैंने कहा मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप मेरा मैसेज बोले? बोला डेफिनेटली। मैं बोला सर प्रधानमंत्री जी को ये बात बता दीजिएगा कि जब तक पीजीआई में संपूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती, जनता देश संगठन का एक दिन भी कदम नहीं रुकेगा। चिट्ठियां आपके पास लगातार जाती रहेंगी और जनता देश संगठन आपके पास इसी तरह कार्रवाई नहीं करेगी। और यकीन मानिए गुरुजी, 25 अगस्त 2022 को हमने सरकार को अल्टीमेटम देकर के 1 महीने का हम सड़कों पे निकले और हमने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर में इस पीजीआई में सुविधा नहीं लागू हुई तो जनता देश संगठन पीजीआई के गेट पर ही बैठकर अनिश्चितकालीन धरना देगा। और हमने पूरे प्रशासन को, सरकार को, सबको इस बारे में चिट्ठी देकर, जितने भी अधिकारी हैं सबको ये बात बताई फाइनली कि हम जाएंगे। और गुरुजी धारा 144 लागू थी जिला सहारनपुर के अंदर में, उसमें सैकड़ों लोग सड़कों पे थे। सरकार ने आश्वासन दिया संगठन को कि हमें 2 महीने का समय दीजिए फौजी साहब, और 2 महीने के बाद में इस पीजीआई को हम इस लायक तो बना ही सकते हैं कि आपको चंडीगढ़, बराड़ा, दिल्ली, ऋषिकेश नहीं जाना पड़ेगा, आप ये सुविधा हम आपको यहीं दिलाएंगे, ये आपकी बात है। मैं नहीं जानता कि लोग कैसे काम करते होंगे, मैं नहीं इस बारे में जानता कि संगठन लोग कैसे चला रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जनता देश संगठन जिस परिवार ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी मैं अपनी जगह निभा रहा हूं, और जब तक मेरी जान में जान है निभाता रहूंगा, मरते दम तक लास्ट तक निभाता रहूंगा। और गुरुजी 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद 29 नवंबर 2022 को, ठीक 2 महीने बाद जो सरकार ने अपना वचन दिया था, ठीक 2 महीने बाद 29 नवंबर 2022 को सरकार ने पीजीआई के अंदर में करोड़ों की मशीनें रख करके उसका उद्घाटन किया और उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश सिंह पाठक इसका उद्घाटन दोबारा करके आज पीजीआई में जाके देखिए हजारों लोगों का इलाज होता है। ये संगठन की ताकत है, ये हमारा काम करने का तरीका है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम तरीके से सरकार से या अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, दावे के साथ कहता हूं कि आपका कोई कदम निष्फल नहीं जाएगा। ऐसी कोई मंजिल नहीं जो आप नहीं प्राप्त कर सकते। दुनिया का कोई माइकलाल वो आके नहीं जो आपके आपसे हक और अधिकार छीन ले, जो आपके बनते वो आपको मिलकर रहेंगे, बशर्ते आपका तरीका कानूनन होना चाहिए। हमें हमारे बुजुर्गों ने कलम की लड़ाई बताई है और हमारा फर्ज बनता है कि आप दायरे में रह करके कानूनी लड़ाई लड़े। कल समूह सखी का हमारा धरना था, वकील साहब, सैकड़ों महिलाएं आई थी, बैठी हुई थी। श्रीमती बबीता कश्यप जो हमारी महिला विंग की जिला अध्यक्ष है, वो उनकी अध्यक्ष है। आप यकीन मानिए कल पहला धरना था और सैकड़ों लेडीज वहां पे बैठी हुई थी धरने पे हमारे साथ में, और उनके बाद मेरे ख्याल में कई अधिकारियों को कॉल आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि बंदरवाट इतना बड़ा हो गया, भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया है, ये महिलाओं तक या देश के उस नागरिक तक वो योजना नहीं पहुंच पा रही है जो सरकार वहां से लागू कर रही है। वहां से अगर 100 रुपए चले हैं एक गरीब आदमी के लिए, यहाँ 2 पैसे भी नहीं पहुंच रहा। इतनी बड़ी बंदरवाट सरकार के बीच में, सरकार अधिकारी के बीच में चल रही है, आप तक वो बात नहीं पहुंच पाती है। समूह सखियों का बिल्कुल सेम वही हाल है। महिला देश की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के नाम से जोड़ दिया गया और ये देखिए उन तक वो योजना नहीं पहुंच पा रही। हम नहीं कहते हैं कि सरकार उन्हें कुछ दे नहीं रही है, लेकिन ये बात तय है कि उन्हें सिर्फ एक दिन का 27 रुपए मिलता है। अब आप ये सोचिए वकील साहब, एक दिन में 27 रुपए की तनख्वाह पे कौन सा देश का वो धुरंधर है जो 27 रुपए देकर के पूरा दिन मतलब अपना प्राण करेगा। और उसके साथ उन्हें कलर की ड्यूटी भी करनी पड़ती है, उसके साथ उन्हें उस कर्मचारी की ड्यूटी करनी है जो ब्लॉक में आकर अधिकारियों के पास जाकर के, बैंक में जाकर के उस काम को निभाएगा। उसके बाद में वो उनके धरनों में भी जाएगा, उनके प्रोग्रामों में भी जाएगा, उनकी संख्या बढ़ेगा जिनके लेकर के नेता आकर चुनाव लड़ करके जाते हैं। लेकिन हमारा दायित्व ये बनता है कि सरकार के कान में वो फूंक मारे, ताकि सरकार को इस बात का पता लगे कि जो कोताही है वह वाकई सही है क्या। जो हम योजना वहां से भेजी है, हो सकता है सरकार ने उसे अच्छी तरह दी हुई, क्योंकि हमें पता लगा अभी पीछे से भाई अपना समूह सखियों के माध्यम से सफाई कर्मी है, उनकी तनख्वाह 9,000 रुपए बताई जा रही है। कल ही वो महिलाएं हमें बता रही थी। और इत्तेफाक देखना
उन्हें 9,000 दिए जा रही है, कागजों में 9,000 मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें ग्राउंड पे 6,000 ही मिल रहा है। एक कर्मचारी के साथ में 3,000 रुपए का घपला हो जा रहा है। सोचिए इतने बड़े देश के अंदर में कितना बड़ा घपला होगा। तो ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए इनके कान में फूंक मारनी पड़ती है। अपने हक और अधिकारों के लिए आप सबको जागना पड़ेगा। जब तक नहीं जागोगे, देश के लुटेरे कल भी थे, आज भी थे, हमेशा रहेंगे। अपने हक और अधिकार तब तक नहीं ले सकते जब तक आप उसके काबिल नहीं होंगे, तब तक आप उसको मांगेंगे नहीं। गांव का एक प्रधान भी, सुमित जी बैठे वर्तमान प्रधान है, इनको पता है, गांव का एक प्रधान भी जिस टाइम प्रधान बनता है तो जिस समय वोट का टाइम होता है, 1 महीना पूरा आपकी दहलीज चूम के रखेगा। पूरा एक महीना आपके बच्चों के, आपके बड़े बुजुर्गों के सबकी ठोटियां पकड़ेगा, पैर पकड़ेगा, जो भी करना करेगा, क्योंकि उसे आपका वोट चाहिए और वो प्रधान बनता है। उसके बाद में आप एक दिन भी जाकर प्रधान से ये नहीं पूछते कि भाई देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको क्या योजना मिली है, हमें बता दीजिए। ये हमारी कमी है। प्रधान की कोई गलती नहीं है इसमें, मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है इसमें, किसी लीडर की कोई गलती नहीं है। अगर हम नहीं जाकर के पूछेंगे तो पूछेगा कौन, बताएगा कौन? जब वो वोट लेने के लिए 3 महीने सड़कों पे धूल फांकता है, तो आप जाकर के एक दिन अपने अधिकार के बारे में पूछ सकते हैं। ये कौन पूछेगा? घर में बैठे फिर वही कहानी आती है कि भाई भगत सिंह पैदा हो जाए जरूर, लेकिन वो पड़ोसियों घर में, मैं घर में बैठ के अखबार पढ़ूंगा, चाय पीऊंगा, दैट्स इट। हमें इस सोच को बदलना होगा। साथियों, डिस्कस बड़ी लंबी हो जाएगी, वक्ता बहुत है, आपने समय दिया। ये तो चर्चा का विषय है, ऐसा हो जाएगा कि हम इसमें जितनी मर्जी चर्चा कर लें ये कम है। बस मैं तो इतना कहूंगा अंत में कि प्रीतम भाई बैठे हुए हैं मेरे साथी, कि होश में आ जाओ, नाम लेकर कह रहा हूं, होश में आ जाओ। और देखिए प्रधान जी, इस मंच से कह रहा हूं, संगठन एक चलती हुई ट्रेन है, संगठन एक चलती हुई ट्रेन है, उसमें अनेकों स्टॉपेज जाते हैं, लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, लोग उतरते हैं चढ़ते हैं। संगठन कल भी यहीं खड़ा था, आज भी यहीं और हमेशा यहीं खड़ा रहेगा। जिसने काम करना वो करेगा, वरना फिर खड़ जाएगा। बस ये ध्यान रखिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।